हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 01 और ये क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है और इसमें एकदम बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो जल्दी फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी फटाफट। 1 2 3 4 जल्दी रेडी हो गए। 1 2 3 4 रेडी हो गए। चलो ठीक हो गए ना। ओके, वर्क क्या होता है तो 11th में 9th क्लास में बहुत लोग पढ़े हैं वर्क के बारे में। तो वहां पे टीचर एक अलग वेज में डिफाइन करता था वर्क क्या है। वर्क कोई कहता था कि when the force applied on a body then body moves in the direction of force। वो कह रहा था वर्क डिफाइन कैसे कर रहा था पहले, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 01, जिसमें हम बात करेंगे। आज का पूरा जो लेक्चर है वो वर्क पे है और इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और इसका बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे और अप्रॉक्स इसके 10 लेक्चर जाएंगे, 10 से 12 लेक्चर जाएंगे। ओके, तो रेडी हो जाओ। चलिए बात करते हैं वर्क। रेडी हो गए ना। ओके, वर्क द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। एक्चुअली वर्क का जो डिफिनीशन है ना वो यही है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। इससे पहले जो हम लोग 9th क्लास में वर्क पढ़े थे वो कुछ अलग वेज में पढ़ाया गया था। आप कितने बच्चे ये पढ़े होंगे, अप्रॉक्स हाईलाइटेड वाले बच्चे तो पढ़े होंगे। तो जो नॉर्मल बच्चे थे उनको मतलब वर्क कुछ अलग वेज में बताया जाता था। जैसे कुछ टीचर ये भी बताते हैं कि when the force applied on a body then body moves in the direction of force। क्लास 9th में उनका कहना था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो बॉडी को मूव्स करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तभी क्या होगा, वर्क होगा। उनका कहना था when the force applied on a body then body moves in the direction of force, तभी क्या होगा, वर्क होगा। मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही बॉडी को मूव करना होगा, तभी फोर्स होगा, नहीं तो वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे कहा गया है कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही बॉडी डिस्प्लेस करे। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। एकदम 100% सही है। ये जो डिफिनीशन है ना एकदम 100% 100% सही है, ठीक है। तो जल्दी फटाफट नोट कर लो वर्क क्या होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। इसमें क्या कमी थी भाई, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उधर ही बॉडी को मूव करना है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। इधर भी हम दिखाएंगे कि फोर्स लग रहा है इधर, बॉडी मूव कर रहा है उधर, लेकिन वर्क इधर भी निकाला जा सकता है। ओके, इधर भी निकाला जा सकता है, अभी हम बात करेंगे। लेकिन मेन जो फॉर्मूला डेफिनेशन जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, यही है। तुम लोग क्या समझे थे, वर्क कपड़ा धो, बर्तन साफ करो, पोछा लग, नहीं ये सब नहीं है वर्क, ठीक है। ये सब फिजिक्स के भाषा में ये सब वर्क नहीं है। ओके, नोट कर लिए। W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। आपको मालूम होगा कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो F डॉट S, शायद आप लोग वेक्टर पढ़े हो तो याद होगा, W वर्क जैसे होता है A वेक्टर
डॉट बी वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट। जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं वेक्टर का वो जाके टैप करो, ठीक है, कर्जीव फिजिक्स वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, वेक्टर 01 करोगे मिल जाएगा वो, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको वेक्टर आनी चाहिए भाई। देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब वेक्टर डॉट वेक्टर हो, क्या हो? वेक्टर डॉट वेक्टर हो तो आंसर जो आएगा वो स्केलर आएगा, स्केलर आएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। क्या नाम है भाई? स्केलर प्रोडक्ट भी है। कुत्तू लोग को क्या हो गया भाई, परेशान कर रहा है एकदम। स्केलर प्रोडक्ट, ओके, मेरी साउंड उन लोग से ज्यादा है, ओके, देखो क्योंकि माइक बगल में है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो, बात क्या है, सेम है। द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट किसका किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। वो क्या होता है भाई? वर्क होता है। एक लड़की मेरे से पूछी थी, मैं जब 9th में था तो मेरे को याद है कि भैया W जो है ना वर्क वो स्केलर क्यों है, जबकि इसके पास फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है। और वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर होता है। वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, क्रॉस, इसको डॉट पढ़ते हैं। वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। इतनी बात समझ में आई? आज एकदम, अगर आपको आज वर्क आ गया तो समझ लो कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट हो गया फिर, ओके। आज इसमें केवल वर्क ही समझेंगे, एकदम इजी वे में चल रहा है, ओके। तो ये पहले हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि ये गलत है। कह रहा है कि जिधर बॉडी पे फोर्स लगे बॉडी को उधर उसी डायरेक्शन में मूव करना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, बॉडी डिस्प्लेस भी कर रहा है उधर, लेकिन इधर का भी वर्क डन आएगा, अभी हम निकालेंगे, ओके। तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो यही है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। W इक्वल टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, अभी जस्ट देख रहे थे, A वेक्टर डॉट S वेक्टर, मतलब वर्क कैसा है भाई? स्केलर क्वांटिटी है। अब सुनो, A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो होता है वो AB cos थीटा होता है। कितना होता है? AB cos थीटा होता है। तो क्या मैं लिख दूं FS cos थीटा? F वेक्टर डॉट S वेक्टर बोले तो FS cos थीटा। और जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? होना चाहिए कितना? 0 डिग्री और 180 डिग्री होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, तभी ये सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो मतलब गलत हो जाएगा, ओके। मतलब जिधर फोर्स लगे उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, ये वाली बात सही हो गई। लेकिन ये भी कह रहा है कि जिधर फोर्स लगे उसके अपोजिट भी अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क होगा, तभी वर्क होगा। इस टाइम थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 होगी, देखोगे, लो दिखाते हैं। इधर लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, मतलब फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। यहां पे भी वर्क हो रहा है। आप तो नहीं कह सकते ना कि जिधर फोर्स लग रहा बॉडी उधर ही मूव कर रहा। हाँ, ये केस भी हो सकता है कि जिधर फोर्स लग रहा है और उधर ही बॉडी मूव कर रहा है, यानी थीटा की वैल्यू आपका हो गया 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू होती है -1। मतलब W इक्वल टू FS cos थीटा वर्क तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री होगा, तभी, नहीं तो नहीं होगा,
इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है, और न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन और इस डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। और जूल भी होता है क्योंकि ये एक टाइप का एनर्जी है। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है ना वो अर्ज होता है। कितना होता है? अर्ज होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो ml²T-2 होता है। चलो अब इसको थोड़ा सा सेटिस्फाइड करते हैं। W इक्वल टू Fs cos थीटा। मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास मान लो m है। यहां तक तो मेरे ख्याल से लगता है क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। वर्क किसे कहते हैं? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। W इक्वल टू Fs cos थीटा। आपसे पूछा जाएगा कि वर्क जो है स्केलर क्यों है? क्योंकि वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर होता है, और वेक्टर डॉट वेक्टर यानी F डॉट S Fs cos थीटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर Fs cos थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए और 180 होनी चाहिए। सर अगर मान लो 90 हो गया तो क्या होगा? तो 90 होगा तो 0 हो जाएगा। ओके दिखा रहा है क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 इंटू ये सब 0 हो जाएगा। अब देखो एक ब्लॉक है, ठीक है, इधर देखो एक ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स लग रहा है, मान लो F। ये ट्रॉली है, ट्रॉली देखो ना, ट्रॉली ऐसे लेके चलते हैं लोग, तो ट्रॉली को लेके चल रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, सरफेस एंगल थीटा, सरफेस एंगल थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा F cos थीटा और दूसरा होगा F sin थीटा। अच्छा बॉडी यहां पे भी आएगा, अभी भी वही चीज है, F के दो कंपोनेंट Fs cos थीटा और F sin थीटा। मान लो पहुंचा बी पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, तो हम फोर्स का दो कंपोनेंट मेरे को मिल गया, इसके दो कंपोनेंट मिल गए, F cos थीटा और F sin थीटा, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए से बी। लोग भाई पूरा का पूरा एकदम फील लाते थे, पूरा फील, एकदम पूरा फील। ये एस डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ। हमको क्या चाहिए भाई? हमको फोर्स का वह कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो या फिर उसके अपोजिट हो, 90 पे नहीं हो। तो देख रहे हैं कि cos थीटा है, Fs cos थीटा, F cos थीटा है, तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? F cos थीटा S, मतलब ये हो जाएगा Fs cos थीटा, और Fs cos थीटा हो जाएगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये हो जाएगा। अरे भैया हमको फोर्स के वह कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो Fs cos थीटा है, फोर्स का ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, मतलब Fs cos थीटा इंटू S, मतलब Fs cos थीटा S। इसको लिख सकते हैं क्या? Fs cos थीटा, F cos थीटा इसको लिख सकते हैं Fs cos थीटा, और Fs cos थीटा एक वैल्यू पे सेट हो गया F वेक्टर डॉट S वेक्टर, क्योंकि अभी बताएं जस्ट कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है AB cos थीटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है AB cos थीटा। क्या होता है? मॉड लगा सकते हो, मॉड ऐसे AB cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो AB cos थीटा। तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर कितना होगा? Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो देख रहे हैं कि Fs cos थीटा है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यहां देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन और फोर्स भी इसी डायरेक्शन, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? मेरे ख्याल से लगता है चमक गया, एकदम पक्का चमक गया। मतलब W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी Fs cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 नहीं तो 180 होनी चाहिए। और डेफिनेशन जो है आपका, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, मतलब
बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कि तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन होने चाहिए या फिर उसके अपोजिट होना चाहिए। लेकिन पहले हम लोग को मानो किसी बच्चे को ये तो है भाई, किसी ना किसी को बताया गया होगा पक्का कि जिधर बॉडी पे फोर्स लग रहा है उधर ही बॉडी को मूव करना होगा। ये जरूरी नहीं है, मतलब ये 9th क्लास में अगर टीचर बता रहा है तो समझो कि कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहा है कि ये 9th तक सही है। ऐसा नहीं, मैं टीचर की गलत नहीं कह रहा, अगर आपको टीचर ने बताया है तो बात सही है भाई। ऐसा है कि जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है बॉडी को उसी डायरेक्शन में मूव करना है, ताकि उसको फ्रिक्शन वगैरह की जानकारी नहीं है, वो देना नहीं चाहता है जानकारी टीचर को, नहीं वो जानकारी देना नहीं चाहता है, ताकि 11th में आओ फिर वो जानकारी ले लेना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग मिलेगा 11th में। ओके, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क तो समझ में आ गया। वर्क क्या होता है भाई? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि सीजीएस यूनिट जो होता है ना वो होता है आपका अर्ज। एक नोट करोगे, नोट 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ज। 1 जूल में कितने अर्ज होते? 10 टू द पावर 7 अर्ज। 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ज होते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ये एग्जाम में कभी पूछ देता है तो आपको याद होना चाहिए। 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ज। चलो अब बात करते हैं कि कब वर्क होगा और कब वर्क नहीं होगा। तो देखो भैया, फॉर्मूला है, निकल के आया W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहां से हो जाएगा Fs cos थीटा। तो एक बार हम वर्क थीटा के जगह पे 0 डिग्री पुट करते हैं। तो W इक्वल टू Fs cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। cos 0 इक्वल टू 1। ये 9th 10th की बात है भाई। हाँ, ये तो आनी चाहिए। cos 0 की वैल्यू 1, मतलब आंसर हो जाएगा आपका Fs। क्या हो जाएगा भाई? Fs। व्हेन थीटा के जगह पे, इफ थीटा के जगह पे हम कितना रख दें? 90। थीटा के जगह पे कितना रख दें? 90। तो यहां से देखोगे तो W इक्वल टू हो जाएगा Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला है। और Fs cos थीटा के जगग पे 90 डिग्री, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। वो अपन का क्या होता है? 0। यानी कि Fs 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब क्या हो जाएगा? हीरो। ठीक है, हीरो नहीं 0। ओके, 0 हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू 90 नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पुल्ली है जो अपने सर पे टोकरी लिया हुआ है, ठीक है, बैग लिया हुआ है और बैग लेके चल रहा है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है? इधर को कर रहा है, और फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर। यानी कि हर टाइम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखो, हर टाइम फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे, मतलब थीटा की वैल्यू 90। मतलब ओवरऑल इसका जो वर्क डन है वो क्या है? 0। रब कर दे। ये तो अभी 9 चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा, घबराओ नहीं। देखो, थीटा की जगह पे 180 डिग्री। अब देखो, यहां मान लो है बॉडी, ठीक है, जिसपे हम लगा रहे हैं फोर्स। ओके, फोर्स लगा रहे हैं मान लो 50 न्यूटन के। कितने न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं? 50 न्यूटन से। और इस बॉडी का वजन जो है
वो 5 kg है। कितना kg है भाई? 5 kg। और सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो जो है वो 0.2 है। फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू है। म्यू क्या है भाई? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। मतलब सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन है, वो कितना है भाई? 0.2। हम इसको 50 न्यूटन से खींच रहे हैं, 5 kg की बॉडी है, तो एक तो फोर्स पक्का इस पे लगेगा नीचे में 5g, मास इनटू ग्रेविटी, mg, मास 5 और g की वैल्यू 10 ले लो। तो नीचे में लगेगा आपका, मान लो कितना भाई? 5 × 10, नीचे में भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है, नीचे 50 न्यूटन का बल लग रहा है। ओके, चलो फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लेते हैं। मान लो बॉडी डिस्प्लेस किया 5 मीटर, हमने खींचा, बॉडी को खींचा 50 न्यूटन से, बॉडी जो है डिस्प्लेस किया 5 मीटर, 5 मीटर बॉडी डिस्प्लेस किया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई? म्यू mg। कितना लगेगा? म्यू mg। तो म्यू की वैल्यू 0.2 × 50, अरे mg, मास इनटू ग्रेविटी, ये mg ही तो है, mg मास इनटू ग्रेविटी 5 × g। तो इसको लिख सकते हैं 2/10 × 50। एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, कितना होगा? 5 दूना 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन। अब कह रहा है कि वर्क निकालो फ्रिक्शन फोर्स के, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था तो उस टाइम बॉडी कितना वर्क किया। तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब W = फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Fs ही होता है ना, Fs होता है, W = Fs। तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा फोर्स आया? फ्रिक्शन फोर्स आया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई? 10, और डिस्प्लेसमेंट किए कितना किया? 5, यानी 50 जूल। देखो इस बार जो है ना, फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। थीटा की वैल्यू 180। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1, यानी कि -50 जूल, इतना होगा। ये कह रहा था कि वर्क निकालो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना होगा? वर्क डन निकालो फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये वर्क निकला है फ्रिक्शन की वजह से, और यहां पे वर्क निकालेंगे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो ये होगा आपका W = Fs, यानी बोले तो देखो फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। बोले तो फोर्स कितना है? 50 × 50 डॉट S कितना है? 5 मीटर, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी हो जाएगा 25 यानी 250 जूल। ये 250 जूल हो जाएगा। अरे 50 से 5, 50 25 0 50 जूल, 250 जूल। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? मतलब यहाँ पे वर्क हम लोग दो टाइप से निकाले, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क निकाले, 5 मीटर डिस्प्लेस किया था, तो एक वर्क निकाले फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। मतलब इधर कितना वर्क किया? तो इधर वर्क किया 10, कितना किया भाई? कहाँ गया? हाँ, -50 जूल। इधर वर्क कितना किया? -50 फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से 250 जूल। तो जरूरी नहीं कि जिधर बॉडी पे फोर्स लगेगा उधर ही बॉडी मूव करेगा, जरूरी नहीं है। ओके, तो जल्दी फटाफट छाप लो, हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी करो।
मिटाने वाला कहाँ है भाई? आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? फाइंड द वर्क डन by external force and frictional force मतलब वर्क निकालना एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी। when ऑब्जेक्ट कुछ यूं है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, कितना दे रखा है भाई? 10 kg का है और इसको खींचा जा रहा है कितने न्यूटन से? 50 न्यूटन से। 50 न्यूटन से ये डिस्प्लेस हुआ है 5 मीटर। कितना डिस्प्लेस हुआ है? 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो चलो भाई निकालते हैं। तो वर्क निकालते हैं फोर्स एक्सटर्नल की वजह से, तो होगा फोर्स Fs W इक्वल टू Fs, यानी F कौन सा भाई? एक्सटर्नल फोर्स वाला। S यानी होगा Fex cos थीटा, यही होगा ना Fs cos थीटा। फॉर्मूला पढ़े हो ना W इक्वल टू Fs, यानी फोर्स यहाँ पे कौन सा? एक्सटर्नल वाला। ये एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सी फोर्स है भाई? एक्सटर्नल फोर्स। इधर को लगेगा, खींचोगे तो इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ये दे रखा है किसकी वैल्यू भाई? 0.1 दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू दे रखा है। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 50 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5 मीटर और cos 0, देखो ये भी इसी डायरेक्शन में, वो भी, यानी cos 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1, बोले तो 250 जूल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। W वर्क निकालना है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से भाई? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। देखो वर्क निकालना है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो होगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर को और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर को, यानी बोले तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, यानी फ्रिक्शन फोर्स S cos 180। मतलब जो एंगल है ना, एंगल, एक बात तो नोट करो यार, एक बात तो पक्का नोट करो, धीरे से एकदम इसको ओपन करते हैं, नहीं तो फेंक देगा वो बाहर। W परेशान है। W इक्वल टू Fs, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, इसको लिख सकते हैं क्या? Fs cos थीटा, वेयर थीटा इज, इस बात को लिखोगे वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर। जो थीटा है वो किन के बीच का है? F और S के बीच का है। तो यहां पे देख रहे हो कि F और S के बीच का जो थीटा है वो कितना है? 180 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स, देखो भाई फ्रिक्शन फोर्स इधर, थीटा की वैल्यू 180, मतलब 180 cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है? 5। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं,
तो एफ आर इक्वल टू होता है म्यू एम जी। कितना होता है? म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू मास दे रखा है 10, ग्रेविटी ले लो, जी की वैल्यू रखना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 10 रख दूं, ये हो जाएगा 1/10 गुणे 10 इंटू 10, 10 से 10 मर जाएगा, बचेगा 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फिर आया कितना? 10 न्यूटन। यहाँ पे 10 न्यूटन बोले तो -50 जूल। उस टाइम हम लोग 5 रखे थे ना मास, वही ना। अरे वाह, क्वेश्चन सेट कर गया। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 10 न्यूटन, और 10 इंटू 5 15 50 माइनस, मतलब इधर को वर्क डन होगा -50 जूल। नर 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 नर। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। आपको वर्क डन निकालना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो मैं साइड में लिख देता हूं कि आपको निकालना है वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है, एफ जी, और दूसरा निकालना है वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखोगे ये कुछ इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ वाली जो एंगल है वो थीटा है, और एक बॉडी है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं फिगर बढ़िया बना दूं, ठीक है। यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है जिसका मास m है। ये बॉडी सरकते हुए यहाँ आएगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे सरकते पहुंचेगा, नीचे पहुंच जाएगा। मतलब इसके एक फोर्स तो नीचे लगेगा, कौन सा भाई? mg। mg के दो कंपोनेंट तैयार होंगे, एक होगा mg cos थीटा होगा, और ऊपर में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर में एक और फोर्स लगेगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इधर लगेगा mg sin थीटा। अच्छा, ये जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ, वो L है। इस टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी है? L है। आप देख रहे हो कि ये जो मास बॉडी है सरकते हुए यहां पहुंच गया है, ए बी सी से वो कहां पहुंच गया है? ए। कैसे? सरकते हुए, ठीक है, सरकते हुए, ठीक है। तो उसने एल लेंथ को भर की, डिस्प्लेसमेंट यही होगा कि नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स भी देखो, फोर्स एक तो फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं इसका, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो हम वह फोर्स लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है, तो mg sin थीटा लेंगे, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कितना होगा? mg sin थीटा होगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर होगा। ये भी एक टाइप का फोर्स है,
और ये भी एक टाइप का फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल, इसके दो कंपोनेंट, ये फोर्स और ये फोर्स। तो आप देख रहे हो कि mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर और fg mg sin थीटा के बराबर। तो क्या मैं WFG को लिख सकता हूं mg fg डॉट s, f वेक्टर डॉट s। अच्छा, fg की वैल्यू, अरे भाई हमको ग्रेविटेशन का कौन सा फोर्स लेना है? ये फोर्स ना जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है, ये तो फोर्स इसके बराबर है, mg cos थीटा n के बराबर है। हमको ये फोर्स लेना ना mg sin थीटा, जो लेंथ के डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है। यानी कि fg जो होगा वो कितना होगा, mg sin थीटा होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, l। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, l। और थीटा की वैल्यू देखो, फोर्स इधर ही, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, थीटा की वैल्यू 0 यानी कि 1। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। बोले तो mgl sin थीटा इसका वर्क डन होगा। वर्क डन कितना होगा, mgl sin थीटा होगा। अब हम बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन इधर है, देखो वर्क डन इधर को है, अरे लेंथ डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस डायरेक्शन में है, देख रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट इधर है। और नॉर्मल रिएक्शन हर पॉइंट पे ऊपर लग रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 90। देखो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर है और 90 का लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे फोर्स नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होगा ना, और इसके जगह पे लिखेंगे ना FNS cos थीटा और FNL ना, डिस्प्लेसमेंट कितना L, और cos थीटा की वैल्यू 90, यानी कि ये हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे जो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, 0 है। और वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना है, FGS, बोले तो mgl sin थीटा। कैसे हुआ, समझ में आया, पक्का समझ में आया। क्योंकि ये देखो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है और ये इसका फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इधर और mg sin थीटा भी इधर, बोले तो mgl sin थीटा। mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो गया mgl sin थीटा। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन हर टाइम परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री होने की वजह से जो डिस्प्लेस वर्क डन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि W इक्वल टू F डॉट S और F डॉट FS cos थीटा और F cos थीटा FS cos थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, देन वर्क डन इज 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। नर 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 चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और किया जाए। ओके, देखो एक पुल्ली है और पुल्ली में 2 केजी और 1 केजी का बॉडी सस्पेंडली टांगा गया है और ये जो है 3 मीटर नीचे डिस्प्लेस हुआ।
कितना मीटर, 3 मीटर। तो ऑब्वियसली ये जो है वो 3 मीटर ऊपर जाएगा। जब ये 3 मीटर नीचे आएगा तो ये 3 मीटर ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर जाएगा। अच्छा, इस स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन T और नीचे में लगेगा mg। mg बोले तो मास कितना है 2 इंटू जी, 2g। और इसका नीचे में लगेगा 1g। 1g बोले तो g के बराबर। और इसमें भी लगेगा टेंशन T। अब टेंशन वगैरह तो पढ़े होगे भाई, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। तो क्या हम दोनों का इक्वेशन तैयार कर सकते हैं? तो इक्वेशन तैयार करने पे आएगा, 2g माइनस टी इक्वल टू 2a होगा। 2g बड़ा है t से और f इक्वल टू m है। मास कितना है भाई 2 है और एक्सेलरेशन आपका a है। इसका कितना होगा, तो t ज्यादा है g से, t माइनस जी इक्वल टू a। यहां इस इक्वेशन को करेंगे तो ये कट जाएगा, इधर होगा g इक्वल टू 3a, मतलब a इक्वल टू जी बाई 3। ये आया। इसको हम पुट कर दे इक्वेशन किसी में तो t निकल जाएगा। तो लोग टेंशन निकाल लेते हैं। तो t माइनस जी, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2। इसको दूसरा इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो t माइनस जी इक्वल टू a के जगह पे g बट्टे 3 रख दें। t माइनस जी इक्वल टू a के जगह पे g बट्टे 3, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा t इक्वल टू g बट्टे 3 प्लस t प्लस g। ये उधर जाएगा तो माइनस g, उधर जाएगा तो प्लस g, यानी हो जाएगा g प्लस 3g बटे में 3, बोले तो 4g बटे में 3। ये रहा टेंशन की वैल्यू, मतलब t इक्वल टू 4 बट्टे 3 इंटू जी। अब सुनोगे, हमको निकालना है वर्क डन ड्यू टू टेंशन। कितना वर्क डन करेगा, तो जितना वर्क डन इधर करेगा उतना ही वर्क डन ऊपर करेगा। तो यहां होगा t इंटू एस। t फोर्स है, t क्या है भाई, टेंशन फोर्स है। लो लिख देते हैं, टेंशन फोर्स डॉट एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, टेंशन फोर्स ts cos थीटा होगा, ts cos थीटा। यहां देखोगे तो ts cos थीटा, ठीक है। अब देखो टेंशन फोर्स जो है ना, यहां देखोगे तो टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी। टेंशन फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ts cos 0 डिग्री। यहां देखो टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों के बीच का 0 यानी ts cos 0 यानी कि ts, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। टेंशन फोर्स कितना है भाई 4 बट्टे 3 इंटू जी के जगह पे 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है 3। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 3 ना, ये तो मैंने टीजी लिखा है। टी की वैल्यू कितनी है 4 बट्टे 3 इंटू जी। लो लिख देते हैं पूरा का पूरा 4 बट्टे 3 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका कर रहा है 3, यानी से 3 मर जाएगा 4 इंटू जी। 4 जी की वैल्यू 10 यानी बोले तो 40 जूल। इधर जो है वो 40 जूल वर्क डन, टेंशन जो है वर्क डन करेगा ड्यू टू टेंशन 40 जूल पॉजिटिव में, और इधर निगेटिव में। मैंने क्या बोला, जितना वर्क डन ये करेगा उतना ही वर्क डन वो करेगा, क्योंकि जितना फोर्स लगा है नीचे आने में उतना ही फोर्स लगा है ऊपर जाने में। जितना डिस्प्लेस ये किया है उतना ही डिस्प्लेस ऊपर वाला किया है। अब यहां देख लो, यहां पे भी देख लो। चलो मैं रब कर दूं, इधर रब कर दो, इधर रब कर देते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होगा, बिना क्वेश्चन के तो काम बनने वाला नहीं है।
देखो, तो यहाँ पे टेंशन ऊपर और वर्क डन नीचे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि W टेंशन किसके लिए, फिर 2G के लिए, और यहाँ पे वर्क डन टेंशन किसके लिए, 1G के लिए। तो यहाँ पे कितना करेगा ये भाई, तो T वेक्टर डॉट S वेक्टर होगा ना, फोर्स F वेक्टर डॉट, यहाँ पे टेंशन है फोर्स की जगह पे, तो T कितना है भाई, TS cos थीटा लिख सकते हैं, TS cos थीटा, बोले तो TS cos 180 डिग्री, और यहाँ होगा TS cos 180 की वैल्यू -1 माइनस TS होगा, माइनस T के जगह पे कितना, T के जगह पे होगा आपका 4/3 इंटू G, और डिस्प्लेसमेंट आपका 3 मीटर, 3 से 3 मर जाएगा, -4 इंटू G के जगह पे 10 बोले तो -40 जूल। देखो जितना वर्क डन ऊपर उतना ही वर्क डन ड्यू टू 2G, ये वर्क डन ड्यू टू 1G के लिए। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? चलो मैं रब कर दूं, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए ओके बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।